उनका मनीषा बोल रही कि हमको पता ही नहीं था क्लास चल रहा है। पता था पता कल हम लोग संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं ना, कितना 8 हो गया है, मूल अधिकार तक हुआ है, 9वां रहेगा वयस्क मताधिकार। इसका क्या मतलब हुआ? रेडी हो जाता है, कॉपी निकल नहीं सकती। इसका क्या मतलब है? वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? सर जो मतलब 18 साल से ज़्यादा उनको 18 साल के बाद वो मत दे सकते हैं। हाँ, मत देने का उनको अधिकार हो जाता है। मतलब कि आपका निर्वाचन कार्ड जो है, जब आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो आप बनवा सकते हैं, आप ना बनवाएं अलग की बात है। ठीक, तो यह इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि हर व्यक्ति को, हर वयस्क व्यक्ति को यह अपना मत देने का अधिकार है। और मत देने का अधिकार कब बनता है? क्योंकि वो निर्वाचन एक निर्वाचक नामावली होती है, उसमें आपका नाम होना जरूरी होता है। निर्वाचक नामावली में नाम कैसे आएगा? उसके लिए आपको माता पिता विचल लाना सही आना होगा, या आपको प्रूफ देना होगा कि हम भारत के निवासी हैं। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पिता का नहीं है कोई दिक्कत नहीं, दादा का रिकॉर्ड बता दो, दादा का नहीं है कोई दिक्कत नहीं, नाना का बता दो, ना, मतलब उसको ये साबित आपको वहाँ करना है कि हम अचानक नहीं आ गए यहाँ पे, मतलब हम भाई इससे यही मतलब है कि मैं अचानक नहीं आया हूँ, हमारे रिलेटिव पहले से यहाँ रहते रहे। कौन है? पिता है, पिता का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, दादा है, दादा का नहीं मिल रहा है तो उस तरफ चले जाओ, नाना नानी मिल रहा है। इतने में से कोई एक रिकॉर्ड आपको बताना है कि हमारे नाना है, ठीक, उनके हिसाब से फिर आपका हो जाएगा। तो ये जो SIR चल रहा है, इसका यही मतलब है केवल कि इनको ये चाहिए कि हमें आप यही बता दीजिए कि आप भारत के निवासी हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है। ठीक, अगर 47 के बाद हुआ है तो जिनका 47 से पहले हुआ उनका रिकॉर्ड बता दो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पिता का बताएंगे, पिता के हिसाब से फिर दादा का निकल आता है। अगर इन दोनों का भी नहीं है तो नाना नानी वाले ग्रुप में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं से तो आएगा है। फिर भी अगर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि नाना नानी का भी कुछ नहीं है और माता पिता का भी नहीं कुछ है, उसके लिए भी एक अलग प्रावधान है। आप कोई ID बताइए, प्रधान से लिखा करके, किसी कॉलेज की ID, हाई स्कूल मार्कशीट या कोई जन्म प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो ये क्लियर हो जाता है कि नहीं आपका जन्म यहाँ पर हुआ, तो आपका नए तरीके से भी ऐड हो रहा है। उसके 2 ऑप्शन है कि एक आता है जैसे हम लोग जब मोबाइल नंबर सेव करते हैं तो आता है न्यू कंटेक्ट, है ना, एक आता है ऐड कंटेक्ट। न्यू में तो उसमें आएगा, जब हम ऐड कंटेक्ट करेंगे तो आएगा कौन? दादा, नाना, नानी, जो भी है। और जब हम जिसका कोई रिलेशन नहीं है तो उसको हम ले जाएंगे न्यू कंटेक्ट में, न्यू में ले जाएंगे तो उसका नया बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है। तो ये जो वयस्क मताधिकार है, ये अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है, हर वयस्क व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है। ठीक, यह भी हमारे संविधान में क्या है? विशेषता है। लिखिए, भारतीय संविधान में एक वोट एक व्यक्ति, या एक व्यक्ति एक वोट, कुछ भी लिख लीजिए, एक वोट एक व्यक्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक, प्रत्येक वयस्क नागरिक बिना किसी भेदभाव के
बिना किसी भेदभाव के अपना मतदान कर सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे की परीक्षा होती है। विधायक बनने की उम्र कितनी है? ये एमएलए बनाए जाते हैं ना, जिसको हम विधायक कहते हैं, उसे एमएलए भी कहते हैं। तो एमएलए बनने की उम्र कितनी है? मतलब विधायक बनने की उम्र कितनी है कम से कम? मतलब कितनी साल आपकी उम्र हो जाएगी आप विधायक बन सकते हैं? 30 साल। ग्राम प्रधान 21 साल। सांसद 23। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। सर 30-35 ऐसे करते हैं, कंफ्यूजन है। चलो पहले यही तुम लोग नोट कर लो, ठीक है? मैं जो जैसे लिख रहा हूँ विधायक लिख लो। सही है ये शिवानी? सही है? सर आपने कहा है तो सही है। लिखो पहले, लिख लो। अभी हम बता रहे हैं आपको ना, ये भूलने की चीज नहीं, ये आना चाहिए ना आप लोग को। सर याद रहता है लेकिन कभी हो जाता है। यही तो बात है, जब लेकिन अगर मगर लेकिन परंतु किंतु अगर लग गया तो फिर मामला बढ़ा जाता है। लिख लो अच्छे से पहले। हो गया सबका? देखिए आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जैसे अभी सब लोगों ने कहा 25-30 होगा, होने तो होगा ही। प्रधान को कितनी कोई भी 20 वर्ष का व्यक्ति है वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। 25 वर्ष उसको आप बहुत विशेष तरीके से देखिए। विधायक जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, ठीक? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक? लोकसभा सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक? चलिए इसको हम लोग व्यवहारिक शब्दों में हम लोग कहते हैं कि विधायक और सांसद। चलिए इसको सांसद दिखा सकते हैं, ठीक है? और प्रधान बताएं। लोकसभा के सदस्य। हाँ हाँ हाँ, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं या एमपी कह सकते हैं। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना, पार्लियामेंट कहाँ है? संसद भवन को ही पार्लियामेंट कहते हैं। और जो विधानसभा होता है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। नहीं समझ में? विधायक को हम क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हिंदी में विधानसभा कहा जाता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य सांसद को हम लोग क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक? ये तो क्लियर हो गया कि विधायक और लोकसभा का
अगर हमको सांसद बनना है तो 25 वर्ष हमारी उम्र होनी चाहिए। अब हमने आपको लिखा दिया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनकी उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्यों होनी चाहिए? सर मतलब भाई प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है? लोकसभा का सदस्य हो, पागल ना हो, भारत का निवासी हो। ठीक, तो लोकसभा के सदस्य 25 वर्ष, वह लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो तो लोकसभा का भी हो सकता है। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होगी? भाई आप ऐसे समझो तो प्रधानमंत्री हम लोग नहीं चुन के भेजते, हम लोग किसी व्यक्ति को सांसद बनाकर चुनते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के सांसद हैं? बनारस से मिलते हैं ना, वो बनारस से सांसद हैं। तो प्रधानमंत्री भी सांसद के रूप में ही चुन के जाता है। हम लोग जनता उसको सांसद के रूप में चुन के भेजती है। जब ये वहां पे जाते हैं तो इनको अपने दल का नेता चुना जाता है और उनके लोग जिसको आगे करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे, तब जाकर के वह सांसद के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है तो प्रधानमंत्री हो जाता है। मतलब कि प्रधानमंत्री भी सांसद ही होता है। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष। और बाकी राष्ट्रपति और राज्यपाल की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बोलना नहीं चाहिए आपको। ठीक सर, जैसे कि मतलब उन्होंने कि 25 वर्ष के बाद हम कितने लड़ सकते हैं, तो वो भी है कि मतलब इतने वर्ष के बाद ये लोग नहीं रह सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एंट्री हो गई तो चलते रहो जब तक आप, ठीक है, 2 बार 3 बार 5 बार, जब तक आप कोई ऊपरी आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार विधायक हो सकता है, चाहे जितनी बार सांसद हो सकता है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ये हमारे संविधान में कोई बाध्यता नहीं है कि एक बार आप लोगों के, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई कि आप इतनी उम्र आपकी होगी तो आप ये बन पाएंगे। अब आप कितना दिन तक बने रहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जितना दिन तक जनता आपको चुन के भेजती है। तो ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ये क्लियर हो गया इतना? 18 वर्ष का व्यक्ति वोट करता है, 21 वर्ष का प्रधान। बताओ कुछ मन में आ रहा है? कुछ पूछ रहा है? बताओ। नहीं सर, जैसे कि मतलब वो हमारे मोदी जी वहाँ बनारस के सांसद है, अगर वहाँ से हार गए तो? देखो बात मोदी जी की नहीं है। आप अगर चुनाव नहीं लड़ रही हो तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। 6 महीने 6 महीने में, लेकिन एक शर्त होगी कि 6 महीने के अंदर आपको या तो लोकसभा का सांसद या तो राज्यसभा का सांसद आपको बनना होगा। अब आप कैसे बनते हैं? लोकसभा में भी हमने बताया था कि लोकसभा में तो जनता चुन के भेजती है, जनता द्वारा चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा में विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन लिया जाता है। तो कभी कभी होता क्या है, कुछ व्यक्ति को आप देखेंगे कभी जीवन में जनता के द्वारा जीत नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बाई रोड से बना दिया जाता है। अभी बिहार में एक मंत्री बना है, उपेंद्र कुशवाहा का लड़का, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो ना तो चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन उसको मंत्री बना दिया गया है। अब क्या होगा, 6 महीने में कहीं न कहीं किसी से पद खाली करा करके उपचुनाव कराकर वहां से उसको जितवा देंगे। 6 महीने के लिए कोई भी बन सकता है, बस पागल ना हो, दिवालिया ना हो, जो उम्र की बाध्यता वो आप पूरी कर रहे हो तो 6 महीने के लिए आप दे सकते हैं। सर, पागल दिवालिया क्या होता है? दिवालिया को मतलब देश निकाला, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? देशद्रोही या देश निकाला, दिवालिया। ठीक, घर से बाहर जिसको हम लोग कर देते हैं ना उसको क्या करेंगे? दिवालिया हो गया है। ठीक भाई, ये हमारा सामाजिक बहिष्कार का होता है। तो जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता है, देशद्रोही होता है, उसको देश से निकाल दिया जाता है, मतलब उसको देश के सारे सिस्टम से दूर कर दिया जाता है, उसी कहा जाता है दिवालिया। और पागल, ठीक है, चलिए हो गया है। इसको सब लोग लिख लियो, इस पर याद रखना सब। अभी देखो ये पहले क्या था, जब शारदा एक्ट लागू हुआ, शारदा एक्ट मतलब बाल विवाह 1829, हाँ 1829 में था। पहले क्या था,
कि बाल विवाह पहले 1829 में लागू हुआ, फिर 1872 में लागू हुआ। ठीक, अब हुआ क्या कि पहले क्या था कि बाल विवाह की कोई आयु सीमा नहीं थी। ठीक, कोई भी आयु सीमा नहीं थी। 5 साल की लड़की का विवाह हो जाता था, 10 साल की लड़की का विवाह हो जाता था। जब पहला बाल विवाह कानून बना तो 1872 में, तो सबसे पहले कह दिया गया कि लड़कों की उम्र 15 साल और लड़कियों की उम्र 12 साल। लड़कों की 15 साल, लड़कियों की 12 साल। कब? 1872 में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर 1955 में कानून बनाया गया। उसमें ये कहा गया कि लड़कियों की उम्र 15 साल और लड़कों की 18 साल। फिर जाकर के उसी में एक विशेष विवाह अधिनियम लाया गया। विशेष विवाह अधिनियम, लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल। ये मामला सब चल रहा था। अभी 2 महीना पहले अभी पास नहीं हुआ है। अभी लड़के और लड़की दोनों की उम्र कितनी कर दी गई है? 21 और 21 बराबर कर दी गई है। अभी मतलब 2 महीना पहले है, अभी यह एक्ट नहीं बन पाया है। तो जैसे ये एक्ट बनेगा तो किसी न किसी कानून का रूप भी ले लेगा। जैसे अभी हमने बताया कि 1955 के विवाह अधिनियम में 18 साल और 21 साल हुआ था, तो हो सकता है 125 कर दे, विशेष विवाह अधिनियम या बाल विवाह अधिनियम 1925 बना करके तो 21 कर दिया गया है। तो ये चीज़ें तो खैर समय के साथ बदलती रहती हैं। भाई पहले क्या था 12 साल 15 साल क्यों था? बहुत सारे उसके कारण थे। आगे पढ़ना लिखना नहीं था। ठीक, और कभी अंग्रेजों का डर था, कभी मुसलमानों का डर था। हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, आज़ाद नहीं थे, तो लोगों को लगता था अपनी इज्जत अपना सम्मान बचाने के लिए लोग तुरंत जल्दी से जल्दी अपने बहन की, बेटी की, लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। अभी क्या है, चीज़ें बदल गई है। अब इस तरह का कोई डर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, सेल्फ हैं। अब 18 साल 20 साल के बाद लोग सोचना चालू करते हैं, जब तक लड़की BA भाई अब माहौल चेंज सब कुछ बदल गया है ना। तो अब आप देखेंगे धीरे धीरे एवरेज अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो भी लड़कियों की शादी हो रही है, अगर 10% छोड़ दिया जाए तो 80% मुझे लगता है कि 22-23 साल की शादी लगू हो रही है। गाँव में भी हम लोग 20 साल के मतलब बाद ही सोचते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई, अब लोगों की इच्छा और जागरूकता इस तरह होगी। पहले लड़की को क्या करना है, पढ़ाना है, पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद फिर लड़का खोजेंगे। तो लड़का खोजेंगे तो अभी कल हमारे पास एक फोटो आया देखने के लिए, तो रिलेशन का क्या किया, थोड़ा लड़का देख के बताइए ठीक है। तो 2-3 फोटो आया, देखे लड़का तो ठीक बताए हाँ ठीक है। फिर हम उसका एक फोटो देखे तो टोपी लगाया था, कैप। जब कैप उसका देखे तो पहले फिर उसका हम बाल देखे तो बाल विकेट लगा था, तुरंत फिर बैठ कर किए। तो हमें पता है कि लड़का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़वा हमको लग रहा है कि डुप्लीकेट है। क्या नहीं? अरे उनके हाँ डुप्लीकेट क्या? अरे नहीं, तो वो उनके मौसा बताए हैं, ये बताए हैं क्या? तो अपने मौसा को थोड़ी बताया होगा कि हम बात डुप्लीकेट लगवाए हैं। फिर हम कहें कि जब वो नहीं माने तो हम कहें कि वैसे बात से कोई दिक्कत नहीं, लड़का ठीक है। अरे नहीं, बनवा तो बहुत दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है? तो कहे बात से बहुत दिक्कत है। जैसे जब हम कह रहे थे तो मान नहीं रहे थे, तो हम तो भाई लड़का तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बाल अगर कह रहा है बाल तो बहुत जरूरी है। अगर वही दिक्कत है तो लड़का ठीक नहीं है। तो हमें भी लगा कहीं हम, लेकिन लग जाता है ना। फिर हम शाम को क्या किया, और चौराहे पे गए, 2-3 लोग को दिखाए, तो सब लोगों ने मतलब देखते ही सब बता दिए कि नहीं ये बाल डुप्लीकेट लगाया गया है। तो हम भी चलो तो ठीक हो गए हैं। जैसे जो बिग लगता है तो वो देखने में बिल्कुल लग गया भाई 30-32 साल का लड़का है, अब बाल जैसे लग रहा है कि पैदा होकर निकला है। ठीक, तो अब मैं कब देखा, जब मैं उसकी एक फंक्शन में टोपी देखा, कैप, उसके बाद फिर हम कह यार इनको बता दो दिए। फिर उसका हम फिर नाम पूछे, क्या नाम है बताए, सर्च किए फेसबुक, 5 साल पहले की फोटो उसके हो जाती है। तो उसमें बिल्कुल हल्का हल्का नाम देता। जैसे हुआ क्या ना, जैसे हमारा कहने का मतलब था, जैसे हमने मुझे ये डाउट हुआ कि मैं बता दिया हूँ, मैं ऐसा नहीं गलत है कभी कहीं फोटो से, लेकिन ये श्योर था। फिर हम शाम को फिर आए, हम उसका फेसबुक सर्च किए, देखे तो उसकी जो पहले की फोटो 5-6 साल पहले की फोटो थी, तो बाल आगे चल रहा थे और अभी की फोटो है सब। तो ये जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे जब अगर आदमी 30 साल 35 साल की शादी करेगा तो कुछ न कुछ तो नहीं मिलेगा भैया। तो बाल नहीं मिलेगा, और बाल मिलेगा पका हुआ मिलेगा। तो इसलिए
भाई हमारे पास फोटो देखने के लिए आया, हमने बता दिया कि लड़का तो भाई ठीक ठाक है लेकिन बाल बुजुर्ग दिखे भाई। अच्छा ये बताओ, अगर हम नहीं बताते, अगर वो लोग बात भी जानते हैं तो यही कहते हैं कि आप भी तो देखे थे, तो हम मुझे देखे बता दिए। फिर हमें ये नहीं पता था कि बाल भी इतना बड़ा इशू आ जाएगा। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, लड़का तो अच्छा है, बाल से क्या है, क्या ना बाल से बहुत कुछ है, बाल भी जरूरी है, तो ठीक है। तो अब क्या है, शादी की जो उम्र है 21 साल हुई है फिलहाल, इस पर हम लोग इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक, ये बोलना नहीं चाहिए। लिखिए कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य मतलब ये होता है कि जैसे देखिए हमारे संविधान में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया है ना, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, उसमें जैसे अभी 51 का में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। एक तो व्यक्ति का अधिकार जिसको कि मूल अधिकार में रखा गया है, और एक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसको कि अनुच्छेद 51 में रखा गया है, बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उसी तरीके से राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि हमारे राज्य का क्या कर्तव्य है, हमारे राज्य का क्या कर्तव्य है। जैसे उसी को कहा जाता है कल्याणकारी राज्य। जैसे हम उसमें आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता है, अनुच्छेद 45 में कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा है ना, और 46 में आप देखेंगे वृद्धाओं के लिए कोई व्यवस्था है, इस तरीके का है ना। भाई ये जो हमें आपको राशन वाशन मिलता है कमजोर वर्ग के लिए, तो ये क्या है, ये राज्य का हमारा कर्तव्य है। राज्य मतलब प्रदेश का, देश का, कि हमारे लोग भूखे ना रहें, हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों, हमारे लोगों को शिक्षा प्रोवाइड हो। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में यह जो भी प्रावधान किया गया है वो राज्य का कर्तव्य है। भाई जैसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है, ये तो एक तो व्यक्ति का मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 का में, और अनुच्छेद 45 में आप देखिए 45 है 45 है, ठीक, उसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को अनिवार्य शिक्षा सरकार हमारी देगी। तो आप 46 चलो हो गया। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि निःशुल्क में आप देखेंगे प्राइमरी में जूनियर तक के बच्चों को जूता, मोजा, बैग, स्वेटर, कॉपी, किताब ये सब फ्री मिलता है ना, उसी की देन है। किसकी? सरकार का जो योजनाएं हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित की गई है। उसके बाद आप देखेंगे पोषाहार की बात की गई है, पुष्टाहार की बात की गई है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिसके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये आंगनबाड़ी से मिलता है, पता नहीं दाल और बेसन ये सब मिलता है, पता लगा मिलता है बच्चों के लिए। हाँ सब मिलता है, बेसन, तेल, चीनी, पकौड़ी खाओ, सेवई खाओ, सब पर्याप्त मिलता है। वो अलग की बात है कि आंगनबाड़ी वाले से बेच डालते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आता है, ठीक। क्या हुआ? तो ये किस लिए आता है? यह जो मतलब महिलाएं हैं उनकी मतलब पोषण में कमी ना दे पाए। मतलब भाई देखिए आंगनबाड़ी में कौन सहयोग देता है? जो गरीब है, वो अलग की बात है, हम लोग भी जाके ले लेते हैं, ठीक, लेकिन वो है किसी लिए? उसके लिए जो असहाय है, कमजोर है, गरीब है, उनके लिए है, प्लस उनके साथ जो बच्चा पैदा हुआ है उनके लिए, कि दोनों क्या हम 2 से 3 साल 4 साल तक ये स्वस्थ रहे। तो ये तो कुल मिलाकर के इसमें प्रावधान किया गया है कि यह हमारा राज्य जो है अपने निवासियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, पेंशन की व्यवस्था करेगा, पुष्टाहार की व्यवस्था करेगा, समान मजदूरी की बात करेगा, प्रसूति जो महिलाएं हैं जो मतलब गर्भावस्था में रहती है उनकी देखभाल फ्री का जो होता है। तो इस तरीके से यह राज्य का कर्तव्य होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य। भाई जब ये तो कल्याण का ही कार्य है ना, ये
अब जैसे प्रसूति की बात अगर हम करें 1942 में है, तो आप देखे होंगे कि सरकारी अस्पताल में अगर किसी महिला की डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो कौन कहे पैसा लगने का, बल्कि वापस पैसा मिलता है। अब प्राइवेट में आप जाएंगे तो पहले वो सोचेंगे कि पहले आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि ये मतलब मायका से मजबूत है कि ससुराल से मजबूत है, तो कहेंगे अच्छा। उसके बाद कहेंगे कि जब अच्छी मजबूत आप रहेंगे तो कहेंगे ना बच्चा टेढ़ा हो गया है, ऑपरेशन करेंगे। ये डॉक्टरों का काम से सही होता है, ठीक है। कुछ मामले में टिपिकल होता होगा, वो ठीक है, उसकी बात करें। ज़्यादातर आप शहरों में जाएंगे तो शहरों में यही कहानी है, लेकिन गांव के जो डॉक्टर हैं, गांव के जो वो कोशिश करके नॉर्मल आपका करा देते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है, उनको बजट बनाना रहता है। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो बहुत लेंगे आपसे 25,000 लेंगे, उसमें भी आप क्या करेंगे, 2-4 फोन करा के कम कराएंगे, 4,000 रुपया, ठीक कहेगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद जब वो ऑपरेट करता है तो सुविधा दुगना हो जाता है। क्यों? एक हफ्ता आपको एडमिट करेगा ना, 1500-2000 रुपये बेड चार्ज लगा दे, खाली क्या करेगा, रोज सुबह चक्कर बदल देगा, और आपको लगेगा बहुत अच्छी व्यवस्था है, वो करेगा। और कुछ दवाई ऐसी लगाएगा जो कि जैसे विटामिन की होगी, एंटीबायोटिक, जो कि नुकसान आपको नहीं करता, बहुत सस्ती दवा आती है। ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ग्लूकोज मुझे लगता है 3 से 4-5 रुपये का आता है, और प्रिंट लगा के 100-150 रुपये आपसे लेते हैं। गैस की दवा चढ़ाएंगे, एंटीबायोटिक चढ़ाएंगे, जो कि 20-25-50 रुपये में सारी दवा हो जाती है, और शाम को दवा आप बनाएंगे 5,000 ना, 2,000 बेड का 7,000, और 7 दिन अगर आप होंगे 7-7 50,000 रुपया आपका लग गया, ठीक। ये तो यहाँ की बात हो गई। अब अगर सरकारी में हम लोग जाते हैं, कुछ नहीं, आने जाने का भी खर्च नहीं देना है। 108 पे फ़ोन करो, 102 पे फ़ोन करो, तुरंत आपको ला देगा, उठाए बिठा के जो जरूरी ट्रीटमेंट है गाड़ी से चालू हो जाती है, और वो ले जाकर वहाँ एडमिट करते हैं। और जब उसके बाद वहाँ से मामला सब कुछ सही होने के बाद उसके बाद आपको सब सामान, आपको पासबुक दिया जाएगा, आधार कार्ड दिया जाएगा, और जैसे आप घर पहुँचेंगे 1 हफ्ते बाद खाने पीने लायक होंगे, तब से 2,000 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। मतलब पैसा भी नहीं लगा और 2,000 आपका आ गया, हुआ कि नहीं? नहीं, लड़की पैदा होने में 2,000 है, लड़की पैदा होने में 2,000 है। अच्छा, अगर 1500 ही है तुम्हारा मिला हो तो आप समझो, तो ये क्या है, ये सरकार की कल्याणकारी सरकार की योजना है कि नहीं? आपको सरकारी में दवा लेने जाना है, अभी आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे तो 500 रुपये नीचे किसी डॉक्टर को फीस नहीं है, 500। और सरकारी में आप जाओगे तो आपको 1 रुपये लेके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 1 रुपये लेते हैं पर्ची का। 1 रुपये की पर्ची देकर के आप जितने डॉक्टर चाहो सब दिखा लो, आँख नाक नहीं दिक्कत है तभी दिखाओगा, कुछ नहीं लगना है। एक्सरे जो भी जाँच उच कराना है कुछ पैसा नहीं लगने वाला है। और यहाँ भी आप एक्सरे कराओ, पता नहीं है तो सादा वाला 1200, रंगीन वाला 3200, इस टाइप रंगीन वाला भी एक्सरे आ गया है, वो क्या कहते हैं, एक्सरे नहीं उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। मतलब ये सब चीज़ वही है, चाहे सादा आप कराओ चाहे रंगीन कराओ। ऐसा तो है नहीं कि रंगीन में दिख जाएगा कि लड़का है लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहले अगर नहीं था तो कैसे पता लगता था? ये सब कुछ नहीं है, हमें आपको कुछ नहीं पता लगेगा, चाहे बिल्कुल क्लियर और रंगीन कर दिया जाए तब भी हम उसको नहीं। डॉक्टर को स्वाति जो नॉर्मल जो सादा वाला था डॉक्टर को उसी से पता लग जाता है। हमारी बात नहीं समझ, हम क्या है, उनको तो 1,000 में जो अल्ट्रासाउंड आता है सादा वाला, उससे ही पता लग जाता है, 3,000 वाले से पता लग जाता है। तो 3,000 वाला कराने की जरूरत क्या है? एक बात। दूसरी चीज कि दिखने से ज़्यादा रिपोर्ट उसी एक रिपोर्ट में रहती है, उस रिपोर्ट में भी लिखा रहता है बच्चे का वजन, बच्चा कब आया, कब बाहर आएगा, कितना उसकी हार्ट बीट, कुछ लिखा रहता है ना। तो ऐसी कोई इंटरनल दिक्कत रहती है तो वो भी लिखा रहता है। ये सब देखो आपको बता दें, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग 2 व्यक्ति के अति महत्वपूर्ण विभाग हैं, और दोनों अति भ्रष्ट हैं। दवा के बारे में
10 लोग अगर जाते होंगे तो एक लोग को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, 9 लोगों को कुछ नहीं पता रहता है। जो डॉक्टर कहते हैं हम लोग वही करके चले जाते हैं। ठीक, तो वो अलग की बात है कि वो आदमी देखी देखा करता कराता है, लेकिन ये सब चीज़ें सरकारी में आप जाएंगे सब आपका फ्री में होता है। तो ये हमारे राज्य के मतलब ये हमारा जो कल्याणकारी राज्य है ये उसी के अधीन आएगा। अब ऐसा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बिना मतलब 1 रुपये पैसे कटा के पूरे हॉस्पिटल उठा लो ये जाँच हो जाँच, तो कभी कभी कराते कराते भी आदमी मानसिक रूप से हो जाता है नहीं हमको ये दिक्कत है। जब तक कोई दिक्कत परेशानी ना हो कोई जाँच मत कराओ, क्योंकि वो मेंटली हो जाता है। कुछ भी देखो, जितने लोग बैठे हो हम आप सब अभी कुछ कराओ कि सर्दी जुकाम का माहौल चल रहा है, जुकाम आपको है कह देंगे आपको डिस्नोफीलिया है, तो सर्दी जुकाम में डिस्नोफीलिया ऑटोमेटिक बढ़ी रहती है। अभी आप चेक कराओगे जिसको भी जुकाम है तो डिस्नोफीलिया ऑलरेडी बढ़ा रहता है, और डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि ये इसकी वजह से बढ़ा हुआ है, वो कह देगा अरे आपको बड़ी दिक्कत डिस्नोफीलिया आपको बढ़ी हुई है, वो आप टेंशन में रहेंगे। आप सर्दी की दवा छोड़ के आप डिस्नोफीलिया दवा करेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कल्याणकारी राज्य में राज्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों की सुविधा का पूरा ख्याल करे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, असहाय लोगों के कल्याणकारी कमजोर वर्ग में कौन कौन आता है? सर महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। बच्चे नहीं नहीं, कौन आएगा कौन बताओ पूरा? अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, OBC, ST, ठीक, और महिला और बुजुर्ग, इनको कहा जाता है कमजोर वर्ग। ठीक, कमजोर वर्ग की सहायता के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 45-46 में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 45 में शिक्षा है कि 46 में एक बोलो सर 45 में है, इसमें शुक्र और 45 में शिक्षा है। हाँ, वही तो हम कह रहे थे, 45 में शिक्षा है और 46 में कमजोर वर्ग में सब आ गए, SC, ST, OBC, महिला। ठीक, इनकी मतलब इनकी पूरी देखभाल की व्यवस्था की बात की गई है। 47 में पोषण आहार की बात की गई है, जो ये आंगनबाड़ी से दिया जाता है। तो कुल मिला के हमारा जो बताने का मतलब है कि कल्याणकारी राज्य, हमारा जो राज्य होता है वो हमेशा उसको कल्याणकारी होना चाहिए और अपनी जनता का, अपने लोगों का, अपने निवासियों का उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें इन्होंने शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और जितनी व्यवस्था हो गई, पोषण हो गया, पेंशन हो गया, सारी व्यवस्थाएं क्या करते हैं आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा। सर जैसे मूल अधिकार का जैसे उल्लंघन होता है, हाँ, तो केस कर सकते हैं। हाँ, और इनका नहीं कर सकते। ये बताओ चलो आप ऐसे समझो कि हम आपके लिए टेबल कुर्सी लगा दिए, ठीक, और अभी हम क्या करें आपको कि आप लोग को अलग अलग कर दें, एक एक कुर्सी एक एक, जैसे ग्रामीण बच्चों को तो कानूनी में वैसे बैठा दें। तो क्या तुम मुझे मेरे ऊपर दबाव बना सकती हो कि सर हमको ऐसे बैठाइए? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। हम चाहें तो आपको सोफा बैठा के पढ़ाएं, हम चाहें तो आपको डाइनिंग टेबल बैठा के पढ़ाएं। अब ये नहीं कि आपको जमीन बैठा देंगे, जमीन में नहीं बैठा देंगे, ये हमारा क्या है, ठीक, ये हमारा कर्तव्य, इस पे आप कर नहीं। तो कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि यह राज्य का कर्तव्य है, लेकिन राज्य अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो आप उसे कोई रीट या मुकदमा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? 5 साल तक क्या करेंगे? वेट करेंगे, उसके बाद उनको सत्ता से आप हटा देंगे, तो मुकदमा ही हो गया एक तरीके से। चीज़ों का हर व्यवस्था को वहाँ व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन अभी बताओ डायरेक्ट अगर कोई सरकार से अगर कह दे कि नहीं हमको अगर ऐसा होगा तो पता लगे मुकदमा ही मुकदमा सरकार के खिलाफ होता कि हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमको ये आंगनबाड़ी में बीज डाल देंगे, होता है ना सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, अच्छा ये भी आपको बता दें कि जब राज्य के मूल कर्तव्य और व्यक्ति के मूल कर्तव्य में, जैसे आपका जो मूल कर्तव्य है उसमें भी बहुत चीज़ों के उल्लंघन पे आप किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं, वह एक नैतिक व्यवहार होता है। मूल कर्तव्य एक नैतिक व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है,
हमें अपने देश के प्रति मतलब झंडा का सम्मान करना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। अगर मान लो आप यहाँ झंडा फहराया जा रहा है और राष्ट्रगान हो रहा है, आप राष्ट्रगान नहीं गाते तो क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। कहा जाता है राष्ट्रगान गाते समय बिल्कुल सावधान अवस्था होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अपना कोई नाखून काटता रहता है, कोई पेंसिल मारता रहता है, ठीक। यहाँ भी जब राष्ट्रगान होता है बड़े बड़े बच्चों में, ठीक, यहाँ भी पूरा बात होता है, कोई ऐसे घाटता है, कोई वैसे घाटता है। तो ये क्या है? ये कर्तव्य जो होता है, ये तरीके से हुआ उस कर्तव्य में कोई सजा का प्रावधान नहीं होता, आपसे उम्मीद की जाती है। जैसे हमें हमारा आपका संस्कार है, कल्चर है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक। आप लोग आती हो तो हमको गुड मॉर्निंग बोलती हो, सर नमस्ते या पूछती हो, आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे क्या करेंगे? आप बाहर नहीं करते नहीं, ये आपका कल्चर है, ये आपका कर्तव्य है। आप कर रही हैं तो मतलब ये माना जाता है कि आपके अंदर संस्कार बना हुआ है, आप शिक्षित हैं। आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मूल कर्तव्य जो होता है, मूल अधिकार अलग है, मूल कर्तव्य अलग है। जो कर्तव्य होता है वह बाध नहीं होता है। आप इच्छा रख सकते हैं कि हम ऐसा करें, हम इच्छा रख सकते हैं कि आप ऐसा करें। करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो और अच्छा, ठीक। ये चीज़ है। उसी तरीके से जो सरकार का कर्तव्य है, वो अगर पेंशन आपको दे रहा है भाई, उसको भी तो ये रहता है ना कि हम जब हमारे लोग समृद्ध होंगे, हमसे खुश होंगे, तभी तो हम वोट करेंगे। तो इसलिए वो क्या करता है, मतलब देता रहता है कि पेंशन ले लो, दाल चावल ले लो, और पता नहीं क्या क्या पूछता है, चना ले लो, बेसन, चीनी। बीच में कोरोना में तो पूरा सेवई और क्या कहते हैं सेवई पकौड़ी की पूरी व्यवस्था थी, पूरा एक किट मिल रहा था, चीनी, दाल, नमक, सब, मतलब कुछ नहीं। आपको आइए कोटा में ले जाइए, खाली बना के खाइए। तो ये हमारे उसका कर्तव्य था कि भाई कोरोना काल चल रहा है, आपातकाल चल रहा है, लोगों का काम धंधे बंद है, तो कम से कम किसी पकौड़ी खाने को मिलेगा, किसी को सेवई खाने को मिलेगा। भाई सब्जी रोटी दाल में तो आप खा लो, पेट भर रही हो, लेकिन ये रोज खाना थोड़ी है। हर 3-4 दिन में कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। तो सरकार कहती ठीक है, चलो हम सेवई और पकौड़ी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। पहले महीने में करता था, कोरोना टाइम में 15-15 दिन था ना। तो अब अगर वो नहीं देगा आपको, ये तो कहोगे नहीं कि कोरोना में तो आप पकौड़ी खिलाए, हमारी आदत पड़ गई, फिर हमको पकौड़ी खिलाइए। अगर ऐसा होता तो आप यही कहते ना कि नहीं, पकौड़ी सेवई आप खिला के हमारी आदत खराब कर दी है, हर 15 दिन में आइटम भिजवाइए। तो नहीं, ये क्या है, ये उसका कर्तव्य है कि आपकी विपत्ति को उसने खिला दिया, तो उसको आप माने। अगर ऐसा होता तो अब तक कितने मुकदमे हो गए होते कि सर क्या हुआ, क्या दिक्कत है, सर सेवई नहीं मिल रही है, क्या दिक्कत है, पकौड़ी नहीं मिल रही है। तो ये कर्तव्य में कोई वाद परिवार नहीं आता है। चलिए लिखिए, ये कुछ लिखवा है इसमें, लिख। भारतीय संविधान में देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश इसी उद्देश्य से किया गया है। इसी उद्देश्य से किया गया है। लोकतंत्र में जनता की शक्ति सबसे सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र में जनता की शक्ति सबसे सर्वोच्च होती है।
इसीलिए जनता का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना राज्य का कर्तव्य होता है। अगला लिखिए, मूल कर्तव्य। आप लोग जानते रहो कभी, जैसे मान लो इमरजेंसी में 108 और 102 नाम सुने हैं ना आप लोग। एक जो 108 है यह सिर्फ प्रसूति मतलब महिलाओं के लिए है, और 102 है ये दोनों लोग के लिए है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं तत्काल इमरजेंसी आ गई, लेकिन 102 में दोनों चलता है। और 108 यह सिर्फ मतलब जो महिलाएं मतलब गर्भावस्था होती हैं तो उनको मतलब ले जाने के लिए भी 108 होता है। कभी फ़ोन किया आपको इस पर? नहीं। कभी इमरजेंसी पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 108 डायल करोगे वो आगे आपको बताता जाएगा क्या करना है। और वो क्या करेगा, इसमें मजे की बात यह है कि तुरंत सर्विस हमें आपको मिलती है। जैसे हम लोग 100 नंबर फ़ोन करते हैं, वो तुरंत पहले कहाँ जाता है? लखनऊ जाता है। उसी तरीके से ये जो सेवा है आपातकालीन, आप फ़ोन करेंगे तो सीधा कहाँ जाएगा? लखनऊ। तो आप बताएंगे कि जिला बताएंगे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो बताएंगे। उसके बाद वो क्या करेगा कि ठीक है, जैसे आप बता दिए कि इलाहाबाद से बोल रहे हैं, तो वो पूछेगा कि इलाहाबाद से आपका मतलब शहर नज़दीक है कि आपके ब्लॉक नज़दीक है। आप देखे होंगे कि ब्लॉक में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सामुदायिक केंद्र होते हैं। वहाँ भी चीज़ें जो क्षेत्र की जो दवा है, जो प्रेगनेंसी है, वहाँ ब्लॉक में होती है सरकारी चीज़ों में। तो वो पूछेगा आपसे कि आप का घर इलाहाबाद में है, तो शहर आपसे कितना दूर है और आपने ब्लॉक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे सैदाबाद है ना। पूछेगा ब्लॉक नज़दीक है कि शहर, तो आप बताएंगे ब्लॉक नज़दीक है। तो तुरंत वहाँ लिस्ट से दिखेगा कि सैदाबाद ब्लॉक में 5 एम्बुलेंस हैं, 10 एम्बुलेंस हैं, जो भी हैं उनमें से किसी एक को फ़ोन लगा देगा और फ़ोन लगा देगा तुरंत वो आपको कनेक्ट कर देगा कॉन्फ्रेंस में। फ़ोन नहीं रखेगा आप, फिर ये बात करेगा सैदाबाद के एम्बुलेंस वाला आपसे, वो बात करेगा और आप अपना डिटेल बताएंगे। भाई सैदाबाद में कोई एम्बुलेंस वाला है तो ड्राइवर भी लोकल होता है, उसके लोग पता है कि सिधौरा कहाँ है, दर्शन कहाँ है, मोहनगंज कहाँ है, सब पता है। तो आप बताएगा कि आप कहाँ हैं, आप बताएंगे इडला पे क्या, ठीक है 10 मिनट में आ रहे हैं। तो वो नियर अबाउट जो आपकी एरिया होती है वो लोकेट हो जाती है। जैसे अगर आप इडला से फ़ोन कर रही हो तो वो तुरंत क्या करता है, वो लखनऊ वाला देख लेगा कि आप कहाँ खड़ी हो, उसके आसपास में कौन सा एम्बुलेंस करीब में है जो सबसे पहले पहुँच सकता है, तो उसको कनेक्ट करेगा और वह तुरंत आपके पास आएगा। आपको कुछ नहीं करना है। उनका ये रहता है, पूरी टीम उसमें रहती है, 1-2 डॉक्टर भी रहते हैं मतलब वार्ड टाइप में। तो वो बेसिक इलाज करते हुए आपको ले जाते हैं और एडमिट करा कर तब आते हैं। 1 दिन 2 दिन के बाद आपका फिर फोन आएगा कि आपने 108 के लिए फ़ोन किया था, तो फीडबैक बताइए, सर्विस आपको मिली कि नहीं मिली, कोई बदतमीजी तो नहीं हुई, आप खुश हैं कि नहीं खुश है ना। तो इसलिए इनको डर रहता है कि जब 2 दिन के बाद फ़ोन आएगा, उसके पास जो फ़ोन किया है तो फीडबैक बताएगा, तो आया ही नहीं। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ़ोन कर दिया, काट दिया, ये कर दिया, आगे छोड़ो पहुँच जाए वहाँ पे ना, कनेक्ट हो गया है तो उनको आना ही आना है। तो ये इसलिए इनकी मजबूरी हो जाती है और तब जाकर के आपको ये सर्विस देता है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या हो सकता है 1 दिन के ही बाद आपके पास फ़ोन आएगा कि आपने 108 में फ़ोन किया था, सर्विस मिली कि नहीं मिली, कोई दिक्कत सुविधा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी सुविधा आप लोग को लेनी चाहिए। कभी ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं, कहीं रात बिरात कभी कोई दिक्कत परेशानी अगर आ जाए, बेशक उसमें कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आप इस दोनों नंबर को आप याद रखो। मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य लिखना नहीं है, हमारे संविधान में पहले नहीं था। हमारे संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाई देखिए होता गया, जैसे एक बार जो संविधान बना तो जो जरूरी की चीज़ें थी वो शामिल कर ली गई। फिर जैसे जैसे जरूरत हमारी आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे चीज़ों को संशोधन करके
जोड़ा गया और निकाला गया। तो मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व जो शामिल थे, लेकिन मूल कर्तव्य को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। बाद में क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन किया गया 76 में। उसके बाद उसके तहत अनुच्छेद 51 क में इस मूल कर्तव्य को रखा गया। अब मूल कर्तव्य होता क्या है, वही हमने जैसे बताया कि हमारे कुछ नैतिक दायित्व होते हैं, जो हम करें तो ठीक है, नहीं करें तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। हम किसी को नमस्कार चाहे तो करें, चाहे तो ना करें, नहीं करें तो क्या कोई FIR करेगा आपको? लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, हमारे कल्चर है, हमारे संस्कार है कि हम लोग अपने बड़ों को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं। तिरंगा झंडा हमारा है, जो कि हमारे देश का प्रतीक है, गौरव है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। राष्ट्रगान हम लोग करते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, ये सब हमारे मूल कर्तव्य में आते हैं। तो इन सब का अगर आप पालन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन सजा आपको नहीं हो चाहिए। हाँ, कोई बड़ा ऐसे काम अगर आप कर रहे हैं, झंडा जला रहे हैं, झंडा फाड़ रहे हैं, ठीक, झंडे का कपड़ा और शर्ट बना के पहन के टहल रहे हैं, तो ये देशभक्ति में नहीं आएगा, ये आपके ब्रेन में आएगा। इसके लिए फिर आपको वही जो भी बता दें, दिवाली या देशद्रोही ये वाले मामले चलेंगे। देखिए 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। हालांकि ये मूल कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। लेकिन प्रत्येक नागरिक से इसके अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। ठीक, मतलब आया समझ में, ये क्या कह रहा है कि ये बाध्यकारी नहीं है, मतलब जितने भी मूल कर्तव्य हैं 10-11 जो भी है, यह है आपका कर्तव्य है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। फिर भी एक अपेक्षा की जाती है आपसे कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो एक तरीके से क्या होगा, ये नैतिक व्यवहार आपका हो गया। भैया आप किसी को नमस्ते करते हैं, नहीं करते हैं, दोनों आपको ऊपर डिपेंड करता है। करते हैं तो कहा जाता है अरे बहुत अच्छा लगता है, तो मिलते ही चाहिए ना, ये आपकी तारीफ होती है ना। तो इसलिए ये बाध्यकारी, जैसे नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है राज्य सरकार के लिए, उसी तरीके से मूल कर्तव्य के लिए हम लोग बाध्यकारी नहीं है। बस एक आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए। मूल अधिकार क्या है, वो बाध्यकारी है, वो हमारा अधिकार है। मूल भाई अधिकार सब नहीं लगा है, हक और अधिकार वो हमारा अधिकार है। उसको लेने के लिए हमारे पास बहुत और तरीके हैं, मार के ले लेंगे, छीन के ले लेंगे, उसमें भी दिक्कत आएगी, फिर आदमी क्या करेगा, कोर्ट जाएगा तो रीट आती है, 5% प्रेक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रतिष्ठा, परमादेश ना। इस तरीके से ये देखा जाता है कि आपके मूल अधिकारों का किस तरीके का हनन हुआ है। तो ये सब डिटेल में जब टॉपिक आएगी तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ये आपके संविधान की विशेषता होगी। ठीक, अब अगली टॉपिक हम लोग की रहेगी उद्देशिका, और उद्देशिका पे कल चर्चा करेंगे। और इसको आप सब लोग एक बार नेहा राधिका थोड़ा तुम लोग आगे से पढ़ लेना।
ठीक। और एक बार अगर यहाँ से पढ़ने के बाद घर पे आप पढ़ोगे तो थोड़ा चीज़ दिमाग में जाएगा, इसीलिए मैं खुद इतना बोल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कुछ भी जाए चीज़ें। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तभी, यहाँ से जाने के बाद थोड़ा से कुछ मत पढ़ना, जो मेरा लिखा है वो वही पढ़ना। अगर किताब नहीं है तो जितना मैं लिखा रहा हूँ वही पढ़ते चलना। तो थोड़ा सा क्या रहेगा ना, वो चीज़ें भाई अभी कुछ नहीं आ रहा है, चीज़ें थोड़ा थोड़ा आती रहेगी, क्योंकि अचानक ही नहीं आएगा। अभी कितना भी इसको बताए हैं, 2 दिन बाद पूछेंगे, आप गलत जरूर करेंगे, मुझे क्लियर है आप गलत करेंगे। अगर ना भरोसा हो तो हम एक आदमी पूछ के देखेंगे, इसी शब्द को हम घुमा देंगे। तो ठीक है, तो हम ये नहीं कर रहे हैं, कम से कम मेरा पढ़ाया हुआ 10% भी अगर आपको आ जा रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। कंफ्यूज होना, याद रहना, वो एक अलग की बात है। ठीक भाई, जाहिर सी बात है, अगर कुछ नहीं आ रहा तो संविधान इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप समझोगे तो फिर कभी पढ़ने का प्रयास करोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पीछे उन लोगों को इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि ये लोग 3 से 4 साल पढ़ेंगे पूरा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ना, शिवानी या स्वाति या प्राची ये लोग तो क्लास की हैं, तो 1-2 बार तो मुझे लगा कि जीएस में पढ़ाई है, तो जिसको दिक्कत हो रही है वो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ता चलेगा और आ जाएगा आपको। देखिए, बात अगर हम लोग करते हैं उद्देशिका की, तो उद्देशिका में कहा जाता है कि उद्देशिका पूरे संविधान का सार है। सार मतलब ये होता है, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब के पहले विषय सूची दिया रहता है ना, कि इस किताब में इस कौन कौन से टॉपिक है, कितने कितने पेज पर है। तो एक तरीके से जो अपनी उद्देशिका है, हम एक कौन सा एग्जाम था एपीओ का, तो उसमें एलएलबी मांगता है, तो मैं एलएलबी किया हूँ लेकिन कभी पढ़ा नहीं था, तो मैं सिर्फ विषय सूची पढ़ के, विषय सूची में जो आर्टिकल दिया उसको मैं रट के प्री निकाल दिया था। मतलब कि देखो होता क्या है, पढ़ने का ट्रिक होना चाहिए। तो जो उद्देशिका है, अभी हम उसको देखेंगे कि पूरे संविधान में जितनी चीज़ें फैला के रखी गई हैं, जो 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाई गई है, उसको एक छोटे से आप कह सकते हैं कि संग्रह करके उसको उद्देशिका में समाहित किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि उद्देशिका संविधान का मूल सार है। उद्देशिका संविधान की आत्मा है। आत्मा मतलब क्या होता है? अगर आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार है। सारा मतलब सारा कुछ मिला करके आत्मा में ही है। आत्मा अगर बाहर कर तो शरीर धड़ाम से गिरेगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो उद्देशिका को अगर हम हटा लेंगे तो संविधान को समझने में हमको कितना लगेगा? जितना दिन का वो लिखा गया है, वो वर्ष 11 महीना 18 दिन तक उतना हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन उद्देशिका के सहायता से, उसके सहयोग से हम लोग संविधान को क्या करते हैं, तो उसको जल्दी से अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझने पढ़ने का प्रयास करते हैं और वो हमारी उसमें सहायता करती है। इसीलिए कुछ लोगों ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, कुछ लोगों ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है। कुंजी का मतलब उद्देशिका में कुंजी आपने लगाया, पूरा संविधान खुल गया। यही तो हुआ ना, कुंजी का मतलब यही हुआ ना कि भाई उद्देशिका एक कुंजी है, जैसे उसको हम ठूसेंगे उसमें संविधान खिलाते हैं, पूरा संविधान खुल जाएगा। तो कल हम लोग उद्देशिका को पढ़ेंगे।